नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं पाठ 12 चैप्टर 12 जो है उसका नाम है शिक्षा में हेर फेर, उसका प्रश्न और उत्तर करवाऊंगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, शिक्षा के विषय में कौन सी बात लागू होती है? तो जो अति आवश्यक बात है उसी में आबद्ध होकर रह जाना हमारे जीवन का धर्म नहीं है। आवश्यकताओं की श्रृंखला से हम किसी सीमा तक बद्ध तो हैं, लेकिन हम स्वाधीन भी हैं। हमारा शरीर 3.5 हाथ के फासले में सीमित है, लेकिन उसके लिए 3.5 हाथ का घर बनाने से काम नहीं चलेगा। चलने फिरने के लिए यथेष्ट स्थान रखना जरूरी होता है, वरना हमारे स्वास्थ्य और आनंद दोनों में बाधा पड़ेगी। शिक्षा के विषय में यही बात लागू होती है। प्रश्न संख्या 2 है, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? अब बच्चे की मन की वृद्धि कैसे हो ये पूछा जा रहा है। तो जो कम से कम जरूरी है वहीं तक शिक्षा को सीमित न किया जाए, बल्कि आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीन पाठ को भी मिलाना होगा, तभी बच्चों के मन की वृद्धि हो सकेगी। प्रश्न संख्या 3 है, आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि से वह सदा बालक ही रहेगा। कैसे? बच्चे जो हैं सो आयु तो बढ़ जाते हैं, पर आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी बुद्धि की दृष्टि से वह सदा बालक ही रहेगा। लेखक कह रहे हैं ऐसा कैसे? जो कम से कम जरूरी है वहीं तक शिक्षा को सीमित किया गया तो बच्चों की मन की वृद्धि नहीं हो सकेगी। आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीन पाठ को मिलाना होगा, अन्यथा बच्चे की चेतना का विकास नहीं होगा। आयु बढ़ने पर भी बुद्धि की दृष्टि से वह सदा बालक ही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की पुस्तक दिखाई पड़ी तो वह फौरन क्यों छीन ली जाती है? इसका क्या परिणाम होता है? लेखक कर रहे हैं कि अगर कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा है और उसके हाथ में अगर पढ़ने लिखने के अलावा कोई मनोरंजन की किताब दिख जाती है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको छीन लेते हैं कि ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो। लेकिन इसका भी कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। इसका क्या परिणाम होता है या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो लेखक कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जितना शीघ्र हो सके हम विदेशी भाषा सीखकर इम्तिहान पास करके काम में जुट जाएं। अभी के पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेजी सीख करके और हम क्या करें, इम्तिहान को पास कर लें और अपने रोजगार में जुट जाएं। इसीलिए बचपन से ही हाँफते हाँफते दाएं बाएं न देखकर जल्दी जल्दी सबक याद करने के अलावा और कुछ करने का हमारे पास समय नहीं होता है। और बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की कोई पुस्तक दिखाई पड़े तो वह फौरन छीन ली जाती है। कहा जाता है कि इम्तिहान पास करना, अपना सिलेबस देखो। और परिणाम स्वरूप इसका क्या परिणाम होता है? परिणाम स्वरूप हमारे बच्चे व्याकरण, शब्दकोश, भूगोल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल पाता। बच्चों को सारी जानकारी रहनी चाहिए, अदर जानकारी भी रहनी चाहिए, लेकिन वो तो रह नहीं पाती है। इसीलिए बच्चों को व्याकरण, शब्दकोश और भूगोल इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी मिलती ही नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता। आपके समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? लेखक कह रहे हैं कि बचपन से ही जब लोग शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं तो उनमें आनंद का स्थान ही नहीं होता। क्यों? लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जितना शीघ्र हो सके विदेशी भाषा सीखकर इम्तिहान पास कर काम में जुट जाएं। इसीलिए बचपन से ही हाँफते हाँफते दाएं बाएं न देखकर जल्दी जल्दी सबक याद करने के अलावा और कुछ करने का हमारे पास समय नहीं होता है। यह घोर संकीर्णवादी दकियानुषी प्रवृत्ति है। यह जो है संकीर्ण प्रवृत्ति है, बहुत छोटी प्रवृत्ति है, तुच्छ प्रवृत्ति है, और जिससे शिक्षा में मनोरंजन का स्थान नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है, हमारे बच्चे जब विदेशी भाषा पढ़ते हैं तब उनके मन में कोई स्मृति जागृत क्यों नहीं होती? यहाँ के बच्चे जब विदेशी भाषा पढ़ते हैं तो उनके मन में स्मृति जागृत क्यों नहीं होती, ये पूछा जा रहा है। तो इसका कारण है कि एक तो भाषा विदेशी होती है और दूसरा उसके शब्द, विन्यास और पद ये सारे विदेशी होते हैं ना। विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं रहता। उस पर से भाव, पक्ष और विषय प्रसंग भी विदेशी होते हैं।
शुरू से अंत तक सभी अपरिचित चीजें होती हैं, इसीलिए हमारे मस्तिष्क में कोई धारणा नहीं बन पाती। धारणा बनने से पहले ही रहना आरंभ कर देती हैं। हमारे बच्चे जब यह सब पढ़ते हैं तो उनके मन में कोई स्मृति जागृत नहीं होती, उनके सामने कोई चित्र प्रस्तुत नहीं होता और न ही उनके मन में स्मृति जागृत होने की कोई प्रवृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 7 है, अंग्रेजी भाषा और हमारी हिंदी में सामंजस्य नहीं होने के कारणों का उल्लेख करें। तो सबसे पहला कारण है दोनों में सामंजस्य नहीं होने का कि दोनों भाषाओं की लिपियां अलग अलग है, जिसके कारण अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। स्थान और क्षेत्र का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है। यहाँ के बच्चों के लिए उसके भाव और विषय प्रसंग अलग अलग होते हैं, वे वहीं के वातावरण से प्रभावित होते हैं। शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारा उनका कोई तालमेल नहीं है। अंग्रेजी भाषा भाव, आचार, व्यवहार, साहित्य हिंदी से अलग है, इसी कारण इसमें कोई सामंजस्य नहीं होता। प्रश्न संख्या 8 है, लेखक के अनुसार प्रकृति के स्वराज में पहुंचने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकृति के स्वराज में पहुंचने के लिए बच्चों की ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें खेल कूद के लिए अवकाश मिले। बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं दी जाए, उन्हें खेलने कूदने का अवकाश मिलना चाहिए, जिससे वे कभी पेड़ पर चढ़ते, पानी में डुबकियां लगाते, फूल तोड़ते, प्रकृति और जन्नी को हजार शरारतों से तंग करते और उनका शरीर पुष्ट और मन प्रफुल्ल होता। उनकी बाल प्रकृति को तृप्ति मिलती और जब वो सारी चीजें होती, सारी क्रियाकलाप होती, तो लेखक के अनुसार प्रकृति में उनको स्वराज में पहुंचने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक है। प्रश्न संख्या 9 है कि जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। तो जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों को होना अति आवश्यक है। यदि हमें अपने वास्तव में मनुष्य होना है तो इन दोनों को जीवन में स्थान देना ही होगा। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। रीति में शिक्षा का क्या अभिप्राय है। तो हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं होती। अभी जो शिक्षा है उसमें पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं होती है। हम ढेर का ढेर जमा करते हैं और कुछ निर्माण नहीं करते। ईंट, पत्थर, बालू, चूना पहाड़ की तरह जमा करते हैं। माल मसाला प्रचुर मात्रा में जमा किया गया है और संग्रहणीय वस्तु हाथ में आते ही उसका उपयोग करना, उसका प्रकृति परिचय प्राप्त करना और जीवन के साथ ही साथ जीवन का आश्रय स्थल बनाते जाना, यही जो है ना वह रीति में शिक्षा है। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास किन परिस्थितियों में करते हैं। तो हमारी जो पुस्तकीय विद्या है और उसकी विपरीत दिशा में जीवन को निर्देशित करते करते हमारे मन में उस विद्या के प्रति अविश्वास और अश्रद्धा का जन्म होता है। हम सोचते हैं कि वह विद्या एक सारहीन और मिथ्या वस्तु है और समस्त यूरोपीय सभ्यता इस मिथ्या पर आधारित है। इस तरह जब हम शिक्षा के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं तब शिक्षा भी हमारे जीवन से विमुख हो जाती है। हमारे चरित्र के ऊपर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत परिणाम में नहीं पड़ता। शिक्षा और जीवन का आपसी संघर्ष बढ़ता जाता है और वे एक दूसरे का परिहास करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, मातृभाषा के प्रति अवज्ञा की भावना किस तरह के लोगों के मन में उत्पन्न होती है। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसके प्रति बहुत से लोगों के मन में अवज्ञा की भावना पनपती है, उत्पन्न होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मातृभाषा के प्रति अवज्ञा की भावना किस तरह से लोगों के मन में उत्पन्न होती है, वो पूछ रहे हैं। तो हमारे बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता और जब हम बड़े होते हैं तो परिस्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। अब भाव होते हैं लेकिन उपयुक्त भाषा नहीं होती। भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा की वृद्धि न होने से यूरोपीय विचारों से हमारा यथार्थ संसर्ग नहीं होता है और इसीलिए आजकल बहुत से शिक्षित लोग
यूरोपीय विचारों के प्रति अनादर व्यक्त करने लगे हैं, अर्थात मातृभाषा के प्रति अनादर व्यक्त करने लगे हैं। दूसरी ओर जिन लोगों के विचारों से मातृभाषा का दृढ़ संबंध नहीं होता, वे अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं। मातृभाषा से संबंध नहीं होगा तो उनसे दूर होंगे ही, और उसके प्रति उसके मन में अवज्ञा की भावना उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 13 है, आशय स्पष्ट करें। हम विधाता से यही वर मांगते हैं कि हमें क्षुधा के साथ अन्न, शीत के साथ वस्त्र, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ जीवन प्राप्त करने दो। ये जो पंक्तियां हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निबंध शिक्षा में हेरफेर से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार कहना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में इतना हेरफेर हो चुका है कि हमारी भाषा, जीवन और विचारों का सामंजस्य दूर हो गया है। हमारा व्यक्तित्व विच्छिन्न होकर निष्फल हो रहा है। एक निर्धन आदमी जाड़े के दिनों में रोज भीख मांगकर गर्म कपड़ा बनाने के लिए धन संचय करता, लेकिन यथेष्ट धन जमा होने तक जाड़ा बीत जाता है, वह कपड़ा नहीं खरीद पाता। उसी तरह जब तक वह गर्मी के लिए उचित कपड़े की व्यवस्था कर पाता, तब तक गर्मी बीत जाता है। फिर जाड़ा भी बीत गया, गर्मी भी बीत गया, तो फिर क्या हुआ आगे कि एक दिन जब देवता ने उस पर तरस खाकर वर मांगने को कहा तो वह बोला, मेरे जीवन का हेरफेर दूर करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारी प्रार्थना भी यही है, हेरफेर दूर न होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंडे कपड़े जमा नहीं कर पाते, तभी हमारे इतने दिन हैं, वरना हमारे पास है सब कुछ। इसीलिए हम विधाता से यही वर मांगते हैं, हमें क्षुधा के साथ अन्न, शीत के साथ वस्त्र, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ जीवन प्राप्त करने दो। प्रश्न संख्या 14 है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम क्या है। तो हमें जिस समाज में जीवन बिताना है, उस समाज का कोई उच्च आदर्श हमें इस शिक्षा प्रणाली में नहीं मिलता। उसमें हम माता पिता, सुहृदय मित्र, भाई बहन किसी का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं देखते। हमारे दैनिक जीवन के कार्यकलाप को उस साहित्य में स्थान नहीं मिलता। दोनों के बीच एक व्यवधान है। हमारी शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती। जिस संदूक में हम अपनी दफ्तर की पोशाक रखते हैं, उसी के अंदर अपनी विद्या को बंद कर देते हैं। संपूर्ण जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, या बुक को भी लेकर के किसी बक्से में लेकर के बंद कर दिए। तो यही कहा जा रहा है कि अभी जो बुक को बाहर रखिए, किसी को दूसरे को दीजिए जो उससे शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन क्या करते हैं लोग, जिस संदूक में कपड़े रखे जाते हैं उस संदूक में बुक को लेकर के रख दिया जाता है। तो यह क्या है, अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक जो है वह परिणाम है। प्रश्न संख्या 15 है, अंग्रेजी हमारे लिए कामकाज की भाषा है, भाव की भाषा नहीं, कैसे। तो बाल्यकाल से ही यदि भाषा शिक्षा के साथ भाव, शिक्षा की व्यवस्था हो और भाव के साथ समस्त जीवन यात्रा नियमित हो, तभी हमारे जीवन में यथार्थ सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हमारा व्यवहार सहज मानवीय व्यवहार हो सकता है और प्रत्येक विषय में उचित परिणाम की रक्षा हो सकती है। भाषा शिक्षा के साथ साथ भाव शिक्षा की वृद्धि न होने से यूरोपीय विचारों या अंग्रेजी भाषा से हमारा यथार्थ संसर्ग नहीं होता। अतः भाव साहित्य, पर्यावरण, विचार सभी अलग होने के कारण अंग्रेजी हमारे भाव की भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, तो आज की शिक्षा मानसिक शक्ति का ह्रास कर रही है, कैसे। यह सही कह रहे हैं लेखक, आज की जो शिक्षा है वह मानसिक शक्ति का वास्तव में ह्रास कर रही है, घटा रही है, कैसे। इससे छुटकारे के लिए आप किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगे। तो हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद के लिए स्थान नहीं होता। पहले मैं बता चुकी हूँ कि शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा दी जा रही है, आनंद के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। जो नितांत आवश्यक है, शिक्षा में आनंद भी नितांत आवश्यक है, उसी को हम कंठस्थ करते हैं। इससे काम तो
उसी किसी न किसी तरह चल जाता है। अगर हम अपना सिलेबस पूरा कर लें तो काम तो किसी न किसी तरह चल जाता है, लेकिन हमारा विकास नहीं होता। हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से भरता है। लेकिन मानसिक शक्ति का ह्रास करने वाली इस निरानंद शिक्षा से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए मनोरंजन युक्त शिक्षा प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसके शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का भी विकास हो। अब इस चैप्टर का 16 क्वेश्चन था, 16 प्रश्न मैंने करवा दिया और लगभग में कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका लगभग सारे चैप्टर का प्रश्नोत्तर और चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके उसको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।